नमस्ते बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रबंध के सिद्धांत और उनके महत्व पढ़े थे और इस बार हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है जो F.W. टेलर ने कुछ वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो F.W. टेलर ये वो टेलर नहीं है जो आपके कपड़े बनाते हैं, ये यूएसए के मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यूज करके उन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और वो चाहते थे कि किस तरह जो रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उनको अच्छे से और यूज किया जा सके और किस तरह जो वर्कर्स हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की, काफी काम किया और उन्होंने ये कुछ सिद्धांत दिए। तो ये सिद्धांत क्या है उस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं। हम लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर प्रबंध। तो जो हम लोग का जो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है या कह सकते हैं पहला जो सिद्धांत है वह है वैज्ञानिक पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम। तो विज्ञान पद्धति, जैसे कोई भी काम हम लोग करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो पहले से जो नियम बना रखे हैं या जो मतलब किसी चीज को ना देखते हुए, जैसे सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप कि जो भी आपका मैनेजमेंट है उसने कहा कि हाँ बस हम लोग आमतौर पे ये काम इतनी देर में करते हैं तो तुम लोग को भी उतना टाइम लगेगा। तो वो था अंगूठा टेक नियम कि जो पहले का जो पास था या उस हिसाब से बस उन्होंने देखा कि हाँ इतना नॉर्मल टाइम लगता है तो तुम लोग भी इसी टाइम पे इतना टारगेट रख लो। तो वही टेलर ने कहा कि ऐसा अंगूठा टेक नियम नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है, जो भी वर्कर्स को जो भी काम दिया गया है उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च की जानी चाहिए, एक साइंटिफिक इंक्वायरी की जानी चाहिए कि किस तरह का काम करने के लिए कितना समय, एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर नॉर्मल सिचुएशन में इतना काम करेगा तो उसे कितना समय लेना चाहिए। इसके लिए एक रिसर्च की जाती है, एक स्टडी की जाती है। तो टेलर का कहना यही कि ऐसे जो भी काम होते हैं उनके लिए विज्ञान पद्धति होनी चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियम। तो टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की पहल की। हम पहले प्रबंध अंगूठा टेक नियम की सीमाओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब क्योंकि सभी प्रबंधक अपने अपने अंगूठा टेक नियमों को अपनाएंगे इसलिए स्वाभाविक है कि सभी समान रूप से प्रभावित नहीं होंगे। टेलर का विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम विधि थी। इस पद्धति को अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जा सकता है और इसे अंगूठा टेक नियम के स्थान पर लागू करना चाहिए। और इसमें क्या क्या होगा? जो वैज्ञानिक पद्धति है, कार्य अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण कि क्या क्या सर्वश्रेष्ठ तरीके करने के, और स्तरीय पद्धति के विकास के माध्यम में जांच पड़ताल शामिल थी। तो ये उनका तरीका था कि किस तरह कम से कम चीजों को यूज करते हुए उसके जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए और जो समय और माल की बर्बादी कम से कम हो। वर्तमान संदर्भ में इंटरनेट का प्रयोग आंतरिक कार्यकुशलता एवं ग्राहक की संतुष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया है। तो इंटरनेट से आप तो सभी वाकिफ है ही, तो उसकी वजह से लोगों में बहुत चेंज आया है और एक तरह से कह सकते हैं अच्छा चेंज है। लोगों को बहुत आराम है, लोग घर बैठे ही सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। चलिए उधर नहीं जाते हैं। ये हम लोग दूसरे साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आते हैं। जो पहला था वो था वैज्ञानिक पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम। तो किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किसी एक इंसान को लगता है कि हाँ ये काम इतने समय में हो जाएगा तो इतने समय में कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं, एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए और उस तरह से फिर वो काम उसी टाइम में पूरा होना चाहिए। वो जो स्टडी करके जो स्टैंडर्ड टाइम आता है, अगर एक हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर किसी काम, तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा है सहयोग, ना कि टकराव। अब देखिए, जब भी दो लोग हैं तो कभी ना कभी टकराव होता ही है और यहाँ पर तो वर्कर्स और मैनेजमेंट की बात हो रही है तो उनमें तो आमतौर पर टकराव बना ही रहता है। मैनेजमेंट को हमेशा लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो उनसे पैसे ले रहे हैं और सही से काम नहीं कर रहे हैं, और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट हमसे ज्यादा काम कराता है और सही से पैसे भी नहीं देता। इस तरह का टकराव दोनों में आपस में बना ही रहता है। तो ऐसा टकराव नहीं होना चाहिए और जो दोनों लोगों में आपस में एक सहयोग होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टकराव से ना ही श्रमिकों को कोई फायदा है, ना ही मैनेजमेंट को कोई फायदा है और ना ही कारखाने को कोई फायदा है, बल्कि नुकसान ही होगा एक टाइम पर।
तो टेलर ने यही कहा है कि दोनों में टकराव की जगह सहयोग होना चाहिए और दोनों को अपनी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे के लिए जो ये टकराव वाली भावना है इसको बदलकर सहयोग की भावना लानी होगी। तो इस तरह से कोई सिचुएशन खराब, जैसे आमतौर पे आप सुनेंगे कि यहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी या काम बंद कर दिया, तो ये सब किसी इस तरह की सिचुएशन नहीं आएंगी। उत्पादन की कारखाना प्रणाली में प्रबंधक मालिक और श्रमिकों के बीच ही खड़ी होते हैं, क्योंकि प्रबंधक ही वो होता है जो बताता है कि मालिक क्या चाह रहा है और श्रमिक कैसे काम कर रहे हैं। प्रबंधक को श्रमिकों से कार्य पूरा कराने के लिए अधिकार मिला होता है, इसलिए आप सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार के वर्ग भेद अर्थात प्रबंधक बनाम श्रमिक की सदा संभावना बनी रहती है। तो टेलर ने यही बताया कि इस तरह के सिचुएशन से किसी को भी लाभ नहीं होता और इस तरह की स्थिति को पाने के लिए टेलर ने प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों के में संपूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया, मतलब सोच बदलने के लिए कि आपस में जो एक दूसरे के लिए जो सोच है उसे बदलो, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तो देश कैसे बदलेगा। फिलहाल यहाँ पे श्रमिक और प्रबंधक की बात हो रही है, तो दोनों की सोच बदलनी चाहिए। यदि कंपनी को लाभ होगा तो प्रबंधक को भी चाहिए कि वह इसे कर्मचारियों में बांटे, इससे जो कर्मचारी उनमें मोटिवेशन मिलेगा उन्हें भी कि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उन्हें भी फायदा होगा। तो यही बात है, दोनों का हित समान है, दोनों लोग का बराबर महत्व है। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो भी बिजनेस नहीं रन कर पाएगा और अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो भी बिजनेस नहीं रन कर पाएगा। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के प्रति दोनों लोग का महत्व समझना चाहिए और दोनों लोग की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। इसमें जापान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जापान में जो है अगर एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं होता प्रबंधक और श्रमिकों के बीच में, और इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है जिनमें उन्हें हताश लेनी पड़ती है तो वो काम बंद करने के बजाय ज्यादा काम करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ होती है जापान में, कर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, या तो काम बंद कर देते हैं। तो ये था अपना दूसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल की सहयोग ना कि टकराव। अब तीसरा है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम एवं प्रबंध में पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए। यह सहयोग ना कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रिंसिपल था, उसका ये एक्सटेंशन है। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि ओपन कम्युनिकेशन हो दोनों लोगों में। अगर कोई वर्कर्स को कोई समस्या है तो वो मैनेजमेंट के पास जा सके और मैनेजमेंट को कोई समस्या है तो वो वर्कर्स के पास जा सके। और कर्मचारियों का अगर कोई सुझाव है या कोई सजेशन आता है तो मैनेजमेंट को सिर्फ इस वजह से नहीं मना कर देना चाहिए क्योंकि वो सजेशन एक वर्कर के लिए वर्कर से आया है, और अगर उसे लगता है कि वो सजेशन अच्छा है तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह की जब सिचुएशन होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है तो एक अच्छा माहौल होता है, वहाँ पे जो वर्कर्स अपना काम करने में मन लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का जो माहौल होता है वो अच्छा होता है कर्मचारियों के लिए। पुरस्कार मिलना चाहिए अगर उनका सजेशन होता है अच्छा होता है। उनकी प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाए तो श्रमिकों को भी विश्वास में ले लेना चाहिए। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं जिससे वर्कर्स के काम में भी फर्क पड़ेगा या उनके सैलरी में या उनसे रिलेटेड किसी चीज में फर्क पड़ेगा तो एक बार श्रमिकों से भी बात कर लेनी चाहिए। ऐसे उन्हें भी लगता है कि हाँ वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ ये श्रमिकों की भी जिम्मेदारी कि वो हड़ताल ना करें और जो भी प्रबंध से उचित मांग करें। वास्तव में यदि खुली संप्रेषण व्यवस्था एवं आपस में विश्वास होगा तो श्रम संगठन की आवश्यकता ही नहीं होगी। जापानी कंपनियों के समान पितृवत शैली का प्रबंध होगा जिसमें नियोक्ता कर्मचारियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। टेलर के अनुसार श्रमिक एवं प्रबंध के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का लगभग समान विभाजन होगा। पूरे समय प्रबंध कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, उनकी सहायता करेगा, प्रोत्साहित करेगा और उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो कुल मिलाकर आपस में सहयोग होना चाहिए, जो भी बात है खुलकर होनी चाहिए, किसी तरह की चीजें छुपी नहीं होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे की सहायता करें, प्रोत्साहन करें, जैसे जो भी सिचुएशन है उसको बातचीत से हल करें। तो ये था सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, श्रमिक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे और सेम मैनेजमेंट के लिए भी। दोनों एक दूसरे को लेकर चले तभी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। तो औद्योगिक कार्य क्षमता अधिकांश रूप से कर्मचारियों की योग्यताओं पर निर्भर करती है। देखिए किस तरह के, अगर कर्मचारी कितना योग्य होगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा अच्छे से। अगर किसी भी काम में कर्मचारी ही योग्य नहीं है जो वो काम कर रहा है तो वो काम तो खराब ही होगा।
वैज्ञानिक प्रबंध भी कर्मचारियों के विकास को मान्यता देता है। तो कर्मचारियों का धीरे धीरे विकास भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें एक काम दे दिया गया तो वो जीवन में वही काम कर रहे हैं। जैसे जैसे माहौल बदलता है, जैसे जैसे और नई चीजें आती हैं, तो वो काम भी उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें और नई नई चीजें सीखने को देनी चाहिए, उन्हें जो भी प्रशिक्षण है वो देना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के लिए परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित की गई है उसको सीखने के लिए कर्मचारियों को परीक्षण आवश्यक था। तो हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे अभी पहले लोग खुद काम करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, लेकिन अब सब ऑनलाइन हो गया है, अब लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो जब उस समय ये आया था, तो जो हम लोग रजिस्टर पे करते थे उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया कि अब वो काम किस तरह वो लोग कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो एक तरह से उनका भी विकास हुआ। टेलर का विचार था कि कार्य कुशलता की नींव कर्मचारी चयन प्रक्रिया में ही पड़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से किया जाना चाहिए। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। तो जब हम किसी चीज का किसी को चयन करते हैं कोई काम करने के लिए, तो हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि क्या वो इंसान योग्य है या नहीं। अब हमें एक ड्राइवर चाहिए अपनी कार ड्राइव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी ऐसे इंसान को देंगे जिसे सही से दिखाई देता है, सुनाई देता है, ऐसे इंसान को तो लेंगे जो देखने में जिसको दिक्कत होती है, क्योंकि अभी कार ड्राइव करनी है। तो इसीलिए आप पहले से जब चयन करेंगे तो आप प्रॉपर सारी चीजें देख लें कि जो कार्य उसे दिया जा रहा है उसके लिए वो शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं। तो ये हमें चयन करते वक्त ही देखना चाहिए, ऐसा टेलर का कहना है। उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जैसे हो सकता है कि उसने कोई दूसरी कार चलाई हो, हमारी कोई दूसरी कार हो, या कुछ लेवल में चेंजेस हो, तो उससे प्रशिक्षण देना चाहिए कि हाँ इस तरह चलाते हैं या ऐसा करते हैं। या कोई भी नया काम उससे करवाना है तो उसके लिए पहले उसे प्रशिक्षण देना चाहिए। कार्यकुशल कर्मचारी दोनों की अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि सुनिश्चित होगी। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि टेलर व्यवसाय के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति का कट्टर समर्थक था। जो भी व्यवसाय हो रहा है उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को पूरा नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुझाव दिया। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। टेलर ने नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की वकालत की। इस अवधारणा को खाने के निम्नतम स्तर पर बढ़ा दिया गया। तो ये जो फोरमैनशिप कहलाता है, इससे ये जो क्रिया होती है पूरी, कारखाना प्रबंधक के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। फिर नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिसका नाम था निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं कार्यशाला अनुशासक। यह 4 क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, उत्पादन का कार्य करेंगे, समय एवं लागत सूची तैयार करेंगे एवं अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। और उत्पादन अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी कार्य करेंगे वो ये सारे कार्य हैं। तो ये सारे कार्य सब ठीक से हो रहे हैं या नहीं, वो लोग ये देखेंगे। और क्रियात्मक फोरमैनशिप श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत का निम्नतम स्तर तक विस्तार है। प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन कार्य अथवा संबंधित प्रक्रिया के इन 8 फोरमैनों से आदेश लेने होंगे। जो 8 फोरमैन है ये सारे आदेश देंगे। अब फोरमैन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उनका बुद्धि, शिक्षा, चातुर, स्थिरता, निर्णय, विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता, ऊर्जा अथवा अच्छा स्वास्थ्य, बहुत कुछ है। क्योंकि यह सभी गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते, इसीलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। क्योंकि इतनी सारी चीजें तो एक ही समय मिलना बहुत मुश्किल है। मिल जाता तो बहुत ही लकी होगा इंसान, तो ऐसा नहीं होता आम तौर पे। तो इसीलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों की टीम बनाई है, जो 8 हम लोगों ने ऊपर पढ़े। ये प्रॉपर चार्ट बनाए, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि सबसे पहले एक कारखाना प्रबंधक है, उसके अंडर 2 लोग, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी, जो उत्पादन से रिलेटेड सब काम देखेगा, और ये जो नियोजन से। इसके अंडर 4 लोग, निर्देशक कार्ड, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, अनुशासन। और उत्पादन में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक, ये 4। तो ये चारों लोग अब श्रमिकों को आदेश देंगे कि किस तरह का कैसे काम क्या करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कार्य का क्रमापीकरण एवं सरलीकरण। तो यहाँ तक अगर आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो थ्योरी दी हुई है उसमें सब कुछ बहुत एक साथ है,
तो ये चार्ट में बेटर है, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ तक आप रीड कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।